हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास कुमार क्लासेस में। तो आइए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है क्लास 8 साइंस, यानी कि क्लास 8 का जो साइंस सब्जेक्ट है उसके बारे में जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन। तो हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन ये हम लोग रीडिंग कर चुके हैं, यानी कि जो चैप्टर का रीडिंग, यानी कि हम लोग इसके पहले 3 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आप उसको जरूर से जरूर देखें। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीनों क्या है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। चैप्टर के बारे में ढेर सारी बातें हैं, उसके क्रॉप क्या होता है, क्रॉप का टाइप्स कितने प्रकार के होता है, क्रॉप के क्या क्या मेथड्स हैं, इसके अलावा क्रॉप को प्रिवेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें कर चुके हैं। और क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कहाँ से मिलता है, तो सॉइल से मिलता है। ठीक है, तो इसके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से मिलता है, तो रिप्लेनिश कैसे करने, सारी बातें जो होती है ना, बिल्कुल हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है MCQ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, यानी कि जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है ये आपको क्या करना है, चूज करना है, और इसको आपको क्या करना है, इसमें जो सही होगा वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए सीरियल, यानी कि सीरियल का मतलब होता है अनाज। ठीक है, यानी कि सीरियल का मतलब क्या हो गया, अनाज, मतलब कि इसमें से कौन है जो अनाज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नोट, यानी कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए सीरियल, मतलब कौन अनाज नहीं है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले मेज अनाज है बिल्कुल, व्हीट अनाज है, गेहूं, राइस यहाँ भी चावल भी अनाज है। यहाँ पे बच्चे ग्राम, ग्राम क्या है, तो पल्सेस है, यानी कि दाल है। ठीक है, तो ये पल्सेस है, तो इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा कि इट इज नॉट ए सीरियल। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या जवाब हुआ, बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए विच ऑफ दिस इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। तो चलिए खरीफ क्रॉप के बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। खरीफ क्रॉप क्या होता है, खरीफ का मतलब ये हुआ कि जिसको हम लोग बुआई करते हैं, सोइंग, इसको हम बुआई करते हैं, कब करते हैं, तो जब मानसून की शुरुआत होती है। मानसून की शुरुआत का मतलब जून जुलाई, जून जुलाई, इस जून जुलाई महीने में क्या किया जाता है, इसका बुआई किया जाता है। और इसके बाद इसका हार्वेस्टिंग कब करते हैं, हार्वेस्टिंग यानी कि इसको काटना कब होता है, यानी कि फसल को कब हम लोग काटते हैं खेतों से, तो देखिए 3 से 4 महीने के बाद, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के बीच में इसकी कटाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सितंबर और अक्टूबर के बीच में इसकी कटाई होगी। ठीक है, तो जून से जुलाई यानी कि बारिश के मौसम में जब मानसून आता है, मानसून के समय में जो हम लोग बुआई करते हैं उसको खरीफ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा खरीफ क्रॉप्स में राइस भी आता है, मेज भी आता है, राइस भी है और मेज भी है, और ग्राउंडनट यहाँ पे है, ग्राउंडनट मतलब कि बादाम, ये भी हम लोग मक्के के समय में इसको भी प्रोड्यूस करते थे। एक बच गया यहाँ पे व्हीट, व्हीट जो है ठंड के समय में, यानी कि जब हमारा विंटर शुरू होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए सितंबर अक्टूबर के बाद में जब इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा, इसके बाद नवंबर दिसंबर से बुआई शुरू होता है, किसका, तो रबी क्रॉप्स का, यानी कि सितंबर अक्टूबर के बाद में, यानी कि नवंबर दिसंबर में जो शुरू होता है उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पे रबी क्रॉप में आता है व्हीट, यानी कि इट इज नॉट ए खरीफ क्रॉप, तो इसका सही जवाब क्या हुआ, व्हीट। तो चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज कंपोस्ट रिच इन, मतलब ध्यान से देखेंगे इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, नीचे कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, इस न्यूट्रिएंट्स में से आपको क्या फाइंड करना है, जिसमें कंपोस्ट जो होता है वो रिच होता है, यानी कि कंपोस्ट किस चीज में रिच होता है। तो सबसे पहले जाने कंपोस्ट होता क्या है। तो कंपोस्ट का मतलब ये हुआ कि जिससे हम लोग प्लांट्स के वेस्ट से, या हो सकता है एनिमल के वेस्ट से, उनका जो रिमेन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, उससे जो हम लोग तैयार करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोस्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कंपोस्ट एनिमल और प्लांट से मिलकर बना, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनता है। ऑर्गेनिक मैटर में दोनों आते हैं, कंपोस्ट में ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स। ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में बिल्कुल रिच होता है, इसमें केमिकल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जैसे केमिकल न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम, ये तीनों की कमी होती है। और जो कंपोस्ट सिर्फ एक ही चीज में रिच होता है, और वो होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इसका यहाँ पे बोला है कि रिच इन, मतलब कि किसमें रिच है। ठीक है, तो रिच किस चीज में है, तो रिच हो गया ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, यानी कि
ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ दिस इज नॉट ए फंगल डिजीज ऑफ पोटैटो ए प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के इसमें कौन सा ऐसा है जो फंगल डिजीज नहीं है। यहाँ पे देखिएगा विल्ट, रस्ट, स्मट, विल्ट, रस्ट और स्मट, ये क्या है, फंगल डिजीज यानी कि जो फंगी से होते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है फंगी, उसको फंगी में क्लासीफाई किया जाता है। और जो फंगी से होगा जैसे रस्ट हो गया, ये स्मट हो गया, विल्ट हो गया, ये सब क्या है, ये फंगल डिजीज है। लेकिन यहाँ पे ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, यानी कि पोटैटो में जो पाला पड़ जाता है, पाला लग जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाला, लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कि ये क्या हुआ आपका, ये जो है फंगल डिजीज नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें से कौन है इज नॉट ट्रू अबाउट प्लाविंग, यानी कि खेती के बारे में जो सही नहीं है, यानी कि प्लाविंग के बारे में सही नहीं। नॉट ट्रू अबाउट प्लाविंग, यानी कि खेत जब हम लोग क्या करते हैं, प्लाविंग का मतलब क्या है, तो प्लाविंग का मतलब होता है कि जो मिट्टी है, सॉइल, उसको टिल्ट करना है, ठीक है, यानी कि उसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करना है, ठीक है, यानी कि उसको टिल्टिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लाविंग। जब मिट्टी ऊपर से नीचे आएगा और नीचे वाली मिट्टी ऊपर जाएगी, मिट्टी को भुरभरा बनाते हैं, यानी कि लूज बनाते हैं, तो बिल्कुल सही है, इट लूजन द सॉइल, ये सॉइल को लूज करता है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट है। इट एयरेट्स द सॉइल, एयरेट्स का मतलब उसमें सॉइल में बिल्कुल एयर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी कि एयर, ढेर सारा एयर उसमें जाता है, सप्लाई होता है, तो बिल्कुल इट एयरेट्स द सॉइल, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा डी नंबर क्या है, इट अलाउज इजी पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स इनटू द सॉइल, ठीक है, यानी कि ये सॉइल में क्या करता है, इजी पेनिट्रेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वो आसानी से सॉइल में पेनिट्रेट करेंगे और नीचे तक जाएंगे, तो बिल्कुल सही है। अगर सॉइल हमारा लूज है, ठीक है, अगर सॉइल हमारा लूज है, जैसे यहाँ पे लिखा इट लूजन्स द सॉइल, तो बिल्कुल पेनिट्रेट्स करेगा इजीली और रूट्स जो है वो सॉइल में ज्यादा डीपर जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, यानी कि ये जो है सॉइल के इरोजन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, यानी कि सॉइल इरोजन को रोकता है। तो बिल्कुल गलत बात हो गया, क्योंकि अगर मिट्टी लूज हो जाएगी तो सॉइल इरोजन का जो पॉसिबिलिटी होता है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब कि इट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्लाविंग, यानी कि प्लाविंग के बारे में ये सही नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका आंसर सी, यानी कि 5 का आंसर हो गया सी। तो चलिए ठीक है, आगे और बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि कंपोस्ट लैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, यानी कंपोस्ट में किस चीज की कमी होती है, तो कंपोस्ट लैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, तो किस चीज की कमी, तो ध्यान से देखिए, कंपोस्ट का अभी हम लोग तुरंत बात किए कि ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से बिल्कुल रिच होता है, यानी कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कंपोस्ट की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन जो केमिकल न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या होता है, वो लैक होता है उसमें, ठीक है, यानी कि केमिकल न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों की कमी होती है, तो पूछ रहा है कि किसमें कमी है, तो बिल्कुल ऑल ऑफ दीज आप टिक लगाएंगे, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, यानी कि सॉइल में हमको क्या ऐड करना है, तो सॉइल में हमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना है, यानी कि पोषक तत्व जो होता है उसको ऐड करना है सॉइल में। तो ऐसा कौन है जो ऐड नहीं करता है, डज नॉट ऐड, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम है टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल इज नोन एज मैन्योरिंग, उसको बोलते हैं मैन्योरिंग। या मैन्योरिंग दो प्रकार से किया जाता है, फर्स्ट वन इज नेचुरल मेथड एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। तो नेचुरल मेथड में कुछ कुछ प्रोसेस थे, जैसे सबसे पहले है फील्ड फैलो, फील्ड को खाली छोड़ दो कुछ समय के लिए, 1 या 2 सीजन के लिए। दूसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब एक क्रॉप के साथ दूसरे क्रॉप को भी मिला करके मिक्स करके उसमें क्रॉपिंग कीजिए। थर्ड होता है क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक क्रॉप के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस प्रकार से क्या करना है, क्रॉप को रोटेशन करना है। ये 3 था, ये क्या है हमारा, ये जो नेचुरल प्रोसेस था। और आर्टिफिशियल जो होता है बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, सॉइल में हम लोग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में मिल जाता है, यानी कि रिप्लेनिश होता है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन एक है क्रॉप रोटेशन, तो बिल्कुल ये तो है ही, न्यूट्रिएंट्स देता है ये। फील्ड फैलो ये भी सही है, मैन्योर्स ये भी सही है। यहाँ बच गया प्लाविंग, प्लाविंग का मतलब कि खेत की जुताई करना, तो जब खेत की जुताई करते हैं तो किसी प्रकार का उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, तो ये इसका सही जवाब हो गया डी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन कैन बी यूज्ड टू हार्वेस्ट ए क्रॉप एंड ऑल्सो टू बीट आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ, यानी कि एक ऐसा मशीन का नाम बताना है आपको कि जिसमें इसका इस्तेमाल हम लोग हार्वेस्ट करने के लिए, यानी क्रॉप यानी जो फसल है, फसल को काटने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं,
इसके अलावा इसका इस्तेमाल एक चीज के लिए और करते हैं, क्या है तो देखिए, ऑल्सो टू बीट आउट द ग्रेन फ्रॉम द चाफ, यानी कि चाफ मतलब भूसी, भूसी से ग्रेन को अलग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फसल की कटाई के लिए हम लोग जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फसल को काटने के लिए हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसके बाद थ्रेसिंग, यानी कि थ्रेस करने के लिए, यानी कि अनाज को अलग, भूसी को अलग करने के लिए थ्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक ऐसा मशीन है जो दोनों काम खुद करता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कंबाइन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, बी राइट आंसर हो गया। हार्वेस्टर जो क्रॉप को काटने के लिए, थ्रेसर जो अनाज और भूसी को अलग करता है, हैरो, हैरो क्या होता है, हैरो का इस्तेमाल हम लोग वीडिंग में करते हैं, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स है उसको हटाने के लिए हैरो का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा था एमसीक्यू, एमसीक्यू खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि जो वेरी शॉर्ट होते हैं, जिसका जवाब ज्यादा नहीं, एक वर्ड में दे देना है, यानी कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसका जवाब बहुत ही सिंपल, यानी कि एक वर्ड, दो वर्ड में देना है। एक बात मैं अभी बताना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे एक सॉरी मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक है, ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए फंगल डिजीज, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। इसमें से कौन फंगल डिजीज नहीं है, तो आप याद रखिएगा फंगल डिजीज जो होता है विल्ट, मैंने बताया था आपको, विल्ट, रस्ट, स्मॉट, और एक होता है ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये देखिएगा, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक से मैंने बोला कि ये जो क्या बोला कि विल्ट जो है, ध्यान सुनिएगा, मैंने बोला कि विल्ट जो है फंगल डिजीज नहीं है, वो मिस्टेक है, आप उसको सुधार लेंगे, करेक्शन कर लेंगे, क्या है ध्यान से समझिएगा। फंगल डिजीज का बात करते हैं तो ये भी फंगल डिजीज है, विल्ट भी, रस्ट भी फंगल डिजीज है, और स्मट भी फंगल डिजीज है, यानी कि ये तीनों क्या है, फंगल डिजीज है। बच गया यहाँ पे क्या, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यहाँ पे समझिए, ये है ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या है, इसको आपको समझना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये ब्लाइट ऑफ पोटैटो फंगल डिजीज है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, याद नहीं रहता, इसको मैं एक रिफ्रेश कर दूंगा, ठीक है, एक बार फिर से कैसे है तो ध्यान से समझिएगा। विल्ट, स्मट, रस्ट और ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आपके बुक में 4 डिजीज दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको बताना है कि फंगल कौन है और बैक्टीरिया से कौन होता है, यानी कि बैक्टीरियम जो होता है सिंगुलर है और बैक्टीरिया प्लुरल होता है, आपको पता है सबको। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज, एक डिजीज है जो बैक्टीरिया से होता है, दैट वन इज व्हाट, दैट वन इज विल्ट, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, विल्ट जो क्या है वो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, तो आपको सही जवाब क्या लगाइएगा, विल्ट, विल्ट इज द राइट आंसर। उसका बोला था कि फंगल डिजीज कौन नहीं है, तो उसका जवाब होगा विल्ट, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होता है विल्ट। और बाकी यहाँ पे देखिए रस्ट है, स्मट है और ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये तीनों का तीनों क्या है, फंगल डिजीज है। मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि रस्ट है, स्मट है और ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये तीनों फंगल डिजीज है। अब विल्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, क्या है विल्ट, देखिएगा कि विल्ट इज ए बैक्टीरियम डिजीज विच अफेक्ट द जाइलम ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट के जाइलम को क्या करता है, अफेक्ट कर लेता है। मतलब कि अगर कोई प्लांट है तो प्लांट के स्टेम है, स्टेम जैसे नीचे से जो रूट्स होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और स्टेम के द्वारा होते होते लीफ तक पहुंचाता है वाटर को, ताकि वहां पे क्या हो सके, वहां पे फोटोसिंथेसिस का काम हो सके। वाटर जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो वाटर जिस पाइप से जाता है, यानी कि प्लांट में एक पाइप लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं जाइलम, ठीक है। तो जाइलम है, वहां पे जो पाइप लाइक का स्ट्रक्चर है जिससे वाटर जाता है। और ये विल्ट में क्या होता है ना, विल्ट एक बैक्टीरिया डिजीज है, ध्यान से समझिएगा, विल्ट इज ए बैक्टीरियम डिजीज, ठीक है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये जाइलम को ही ब्लॉक कर देता है। जब जाइलम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर वाटर नहीं जा पाएगा ऊपर की ओर और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और सारे प्लांट्स क्या ड्रूप कर जाएंगे। ड्रूप का मतलब होता है प्लांट्स क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा और वहां पे फिर वो प्लांट धीरे धीरे डेड हो जाता है। तो याद रखिएगा, विल्ट इज ए बैक्टीरियम डिजीज। क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगल डिजीज, कौन फंगल डिजीज नहीं है, तो विल्ट इज नॉट ए फंगल डिजीज, ठीक है। तो उसको आप करेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे ये बी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते हैं कि अबाउट हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड एग्रीकल्चर बिगिन, यानी कि एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ था। तो कोई एक एग्जैक्ट नहीं बोलना है आपको, अबाउट पूछ रहा है, अबाउट का मतलब लगभग बताइए, लगभग अबाउट हाउ मेनी ईयर्स अगो। तो आप बोल सकते हैं 12,000 ईयर्स, 15,000 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 12,000 ईयर्स एगो, ठीक है, तो इसको याद रखना है, 12,000, 15,000 चलेगा, 16, 18 चलेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, लार्ज ग्रासेस कल्टिवेटेड फॉर देयर न्यूट्रिशियस सीड,
यानी कि जो लंबे लंबे ग्रास होते हैं, लार्ज ग्रासेस होते हैं, जिसको कल्टीवेट किया जाता है, यानी कि उनको क्या जाता उगाया जाता है, यानी कि उनकी खेती की जाती है। किस लिए? उनके न्यूट्रिशियस सीड के लिए, यानी कि पोषक बीज के लिए। जो हमें बीज चाहिए उसमें से न्यूट्रिएंट्स मिलता है हमको, तो न्यूट्रिशियस सीड के लिए। तो लार्ज ग्रासेस जो होते हैं उसको हम लोग फूड ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है, फूड ग्रेन्स इसका सही जवाब होगा। इसमें राइस भी आएगा, व्हीट भी आएगा, बार्ली आएगा, मेज आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोल सकते हैं फूड ग्रेन्स मतलब जिससे हमें अनाज मिलता है, वो क्या है? तो एक ग्रास का टाइप है, ग्रास के ही कैटेगरी में उसको रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 3 है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल का हम लोग क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि सॉइल को तैयार करना है। सबसे किसी भी फसल को बुआई करने से पहले सॉइल को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इन्वॉल्व्स, 2 प्लैंक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जब प्रिपरेशन सॉइल को करेंगे इसका मतलब सॉइल को तैयारी करना है। तो सॉइल को तैयार करने का मतलब होता है कि उसको हम लोग क्या करेंगे? प्लाविंग करेंगे, यानी कि उनकी जुताई की जाती है। ऊपर की मिट्टी, नीचे ये सब मिट्टी को लूज किया जाता है ताकि वो अधिक से अधिक मॉइस्चर को होल्ड कर सके, अधिक से अधिक एयर को होल्ड कर सके, इस कारण से, और न्यूट्रिएंट्स को भी अच्छी तरह से मिक्स किया जा सके। इसमें 2 काम होता है। द फर्स्ट वन इज लूजनिंग एंड सेकेंड वन इज टर्निंग, ठीक है। टर्निंग यानी सॉइल को हम लोग टर्न करते हैं और उसको सॉइल को लूज करते हैं। तो ये यहाँ पे इसका हो जाएगा, फर्स्ट ब्लैंक में क्या भरेंगे? लूजनिंग, सेकंड में टर्निंग, यहाँ पे इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कैसे करेंगे? तो ध्यान से समझिए, इसका कोई पीडीएफ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? बोर्ड से ही नोट करना है। तो कैसे नोट करेंगे बिल्कुल समझिए। एक बार जब लास्ट में जो मैंने समझा दूंगा, जो भी बोर्ड पे लिखा हो, जब मैं उसको समझा दूंगा, इसके बाद में बोर्ड को पूरा ब्लैंक छोड़ दूंगा। आप वहां पे इस वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट जब ले लीजिएगा तो उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ये आपको एग्जाम के टाइम में काम देगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 देखिए, द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज्ड टू सो सीड्स इज कॉल्ड ए सीड ड्रिल, यानी कि एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट बताना है, यानी कि जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है वैसा एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिसका इस्तेमाल हम लोग सीड को सो करने यानी कि बुआई करने में करते हैं। तो उसका नाम है सीड ड्रिल। तो सीड की जो हम लोग बुआई करते हैं सीड ड्रिल की मदद से, या फिर अपने हैंड से भी करते हैं, या फिर प्लाऊ जो होता है आगे से खेत को जोतते जाते हैं और पीछे से उसके में हम लोग सीड को डालते जाते हैं। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग भी होता है, हाथ में लेकर के हम लोग सीड को ऐसे ही छींट देते हैं, उसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं खेती के लिए, जो उपकरण बना हुआ, डिवाइस बना हुआ, वो क्या है? सीड ड्रिल। तो यहाँ पे होगा सीड ड्रिल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अलाउिंग ए फील्ड टू रिमेन फ्री ऑफ क्रॉप्स फॉर 1 और मोर क्रॉप सीजन, यानी कि एक या एक से ज्यादा क्रॉप सीजन के लिए फील्ड को बिल्कुल फ्री छोड़ देना है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार के क्रॉप का हम लोग कल्टीवेशन नहीं करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फील्ड फैलो, इज कॉल्ड फील्ड फैलो, ठीक है। इट अलाउज द फील्ड टू रीगेन फर्टिलिटी, यानी कि इससे क्या हो जाता है कि खेत में फिर से वापस फर्टिलिटी आ जाती है। आगे देखेंगे, ऑल क्रॉप्स रिक्वायर, यानी जितने भी क्रॉप्स हैं सबको, ऑल क्रॉप्स रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि जितने भी क्रॉप्स हैं सबको एक बराबर पानी चाहिए एट रफली द सेम टाइम पीरियड ऑफ देयर ग्रोथ, यानी कि उनके बढ़ते हुए टाइम के क्रम में, यानी कि एक समान सेम समय पे सभी क्रॉप्स को बिल्कुल लगभग बराबर पानी चाहिए। ट्रू है कि फॉल्स है? तो बिल्कुल फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि हर एक क्रॉप्स के वाटर का क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है और उनके ग्रोथ के अकॉर्डिंग उनका टाइम पीरियड भी अलग अलग होता है। आगे यहाँ पे नेम 1 पेस्टिसाइड यू विल यूज टू किल इंसेक्ट दैट हार्म क्रॉप्स, यानी कि वैसे इंसेक्ट जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं उसको हम लोग पेस्टिसाइड बोल सकते हैं। तो पेस्टिसाइड उसको पेस्ट बोलते हैं। पेस्ट में बहुत सारी चीज, रोडेंट्स भी आते हैं और इंसेक्ट्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेस्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऐसा आप तो यहाँ पे दवा का नाम बताइए, पेस्टिसाइड का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल आप उस इंसेक्ट को मारने के लिए करेंगे जो क्या करता है? क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि एक पेस्टिसाइड का नाम बताना है। तो इस पेस्टिसाइड का नाम देखिए क्या है, यहाँ पे मैलाथियन है एक और दूसरा है डाइसिस्टन। तो कोई एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। एनीवन यू कैन राइट मैलाथियन और डाइसिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू किल,
यानी जो पेस्टिसाइड है उसका इस्तेमाल हम लोग किसको मारने में करते हैं, तो स्मॉल पेस्ट को मारने में करते हैं। यानी कि जो स्मॉल पेस्ट है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते, उसको मारने के लिए करते हैं। बट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है टू काउज हार्म, यानी कि नुकसान पहुंचाए किसको, ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाए। यानी कि वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जो ह्यूमंस को क्या कर सके, नुकसान पहुंचा सके। यानी कि जो पेस्टिसाइड होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कीड़े को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो क्या ट्रू है या फॉल्स है, तो बिल्कुल आप बोलेंगे क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि वो जो पेस्टिसाइड है वो ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाएगा अगर आप उसको स्मेल कर लेते हैं, या हमारे बॉडी में जाता है तब इरिटेशन, स्किन पे इरिटेशन क्रिएट करेगा। इसके अलावा ब्रेन डैमेज के लिए भी वो सारे, लिवर्स के लिए, ये सारे के लिए डैमेज का वो क्या हो सकता है, कारण हो सकता है, डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो पेस्टिसाइड ह्यूमंस को भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स। चलिए 9 क्वेश्चन देखेंगे। नेम द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है उस बैक्टीरिया का आपको नाम बताना है। इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, यानी कि जो लेगुमिनस प्लांट्स है जो हमें दाल देते हैं, यानी कि पल्सेस प्लांट्स हैं, ठीक है, उसमें जो रूट के नोड्यूल्स होते हैं उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम बताइए, तो उसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो राइट आंसर इज राइजोबियम। 10 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड व्हाट, अमोनिफिकेशन। प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बिल्कुल एक सिंपल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है अमोनिया में, इस प्रोसेस का नाम है अमोनिफिकेशन। अब यहाँ पे देखेंगे सम बैक्टीरिया, यानी कि कुछ बैक्टीरिया हैं, सम बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट नाइट्रेट साल्ट्स इन द सॉइल, यानी सॉइल में जो नाइट्रेट साल्ट है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, टू फ्री नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन को फ्री करने में। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो राइजोबियम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो पिछला जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था राइजोबियम, यहाँ पे देखिए क्या है कि ये फ्री नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके सॉइल में लाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं, सब बैक्टीरिया जो नाइट्रेट को वापस फ्री नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। क्या ट्रू है कि फॉल्स है, तो बिल्कुल ट्रू है। ऐसा कौन करता है, जैसा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस प्रकार का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए मिल्च एनिमल इज वन विच इल्स, मिल्च लिखा हुआ MILCH, नॉट मिल्क, मिल्च है। मिल्च एनिमल किसको बोलते हैं, यानी कि वैसा जो हमें क्या देता है, जो मिल्क देता है। तो फिर ब्लैंक्स में यहाँ क्या भरेंगे, मिल्क। आगे देखिए 13 में, रियरिंग हनी बीज फॉर हनी इज कॉल्ड, यानी कि जो हनी बीज है उसको हम रियरिंग कर रहे हैं, उसको पालन पोषण कर रहे हैं हनी के लिए, तो उस प्रोसेस का नाम ये, इट इज ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इसको क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। यानी कि द प्रोसेस ऑफ रियरिंग हनी बी फॉर हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, ये आपका जो था वेरी शॉर्ट, यानी कि जो हम लोग इसको 1 वर्ड में देना था जवाब, वो खत्म हो गया है। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, SAQ का मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1, क्योंकि इसके बाद भी एक और आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का टाइप 2 भी रहता है, ये आपके बुक में है तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे है आंसर इन ए सेंटेंस और 2, यानी कि यहाँ पे ज्यादा बड़ा जवाब नहीं है, एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में ही इसका जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट वन इज नेम 3 नेचुरल मेथड्स, यानी कि 3 नेचुरल मेथड का नाम बताइए ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, यानी कि सॉइल में हम लोग न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, यानी किसको बोलते हैं, मैन्योरिंग। ठीक है, तो मैन्योरिंग का मतलब प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो इसको हम लोग 2 मेथड से करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक होता है नेचुरल मेथड, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। तो यहाँ पे नेचुरल मेथड की बात कर रहा है, यहाँ पे बताइए 3 नेचुरल मेथड का नाम बताइए। तो 3 नेचुरल कौन है, फर्स्ट है फील्ड फैलो, फील्ड फैलो यानी कि जिसमें हम लोग फील्ड को बिल्कुल छोड़ देते हैं ऐसे ही खाली, इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्रॉप्स का हम लोग कल्टीवेशन नहीं करते फॉर 1 और मोर क्रॉप पीरियड। सेकेंड है मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी कि एक साथ में हम लोग वैसे 2 क्रॉप को उगाते हैं, ग्रो कराते हैं, जो एक के लिए दूसरे का फायदेमंद होता है, मतलब कि एक क्रॉप दूसरे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है,
अगर देखेंगे क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का मतलब अगर एक क्रॉप्स को आप ग्रो करा दिए हैं जिसमें से जिस कारण से क्या हुआ कि उसके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गया, मतलब कि एक खास टाइप का एक पार्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा इस्तेमाल किया, तो दूसरी बार हम लोग उस क्रॉप्स को ग्रो कराएंगे जो उस न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता हो या फिर वो उस न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करता हो, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर वीड्स, वीड्स किसको बोलते हैं? तो वीड्स अनवांटेड प्लांट्स हैं, द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो along with the crops, यानी जो क्रॉप्स के साथ जो उगता है उसको बोलते हैं आर कॉल्ड वीड्स, यानी कि जो क्रॉप्स के साथ में उसके साथ में अनवांटेड प्लांट्स जो निकल आते हैं उसको बोलते हैं वीड्स। क्वेश्चन 3 देखेंगे यहाँ पे, व्हाई शुड ग्रेन्स बी ड्राइड बिफोर स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज से पहले जब हम लोग ग्रेन्स को स्टोर करते हैं उससे पहले ही अनाज को क्यों सुखा दिया जाता है, ग्रेन्स को क्यों हम लोग ड्राई करते हैं? तो क्योंकि जब अनाज आप हार्वेस्ट करके लाते हैं फिर उसको थ्रेसिंग करते हैं और चाफ से अलग करते हैं तो उसमें एक्सेस मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको ड्राई करते हैं। और मॉइस्चर को क्यों हटाना जरूरी है? मॉइस्चर को इसलिए हटाना जरूरी है, ध्यान से समझिए, मॉइस्चर को इसलिए हटाना जरूरी है क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर माइक्रोब्स कैन ग्रो, यानी कि माइक्रोब्स के लिए जो मॉइस्चर होता है बिल्कुल एक आइडियल कंडीशन होता है, इसलिए माइक्रोब्स के ग्रो को रोकने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, यानी कि ग्रेन्स शुड बी ड्राइड टू रिमूव द एक्सेस मॉइस्चर, यानी कि जो एक्सेस मॉइस्चर है उसको हटाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। प्रेजेंट इन देम, यानी कि उस ग्रेन में जो प्रेजेंट है, बिफोर स्टोरेज एज in absence of moisture microbes do not grow, यानी कि मॉइस्चर के एब्सेंस में माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या यहाँ पे है कि व्हाई डज द गवर्नमेंट यूजुअली मेंटेन ए बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, यानी कि गवर्नमेंट जनरली क्या करता है कि एक बफर स्टॉक होता है, बफर स्टॉक को मेंटेन करके रखता है, बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, यानी ग्रेन्स का बफर स्टॉक क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टॉक जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि हर एक गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अनाज का एक बफर स्टॉक यानी कि एक्स्ट्रा जो होता है वो स्टॉक को मेंटेन करके रखता है। किस लिए? क्योंकि अगर किसी कारण से किसी एक पार्टिकुलर ईयर में क्रॉप क्या हो गया, क्रॉप हुआ नहीं, यानी कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन नहीं हुआ, वो क्रॉप फेलियर हो गया, हो सकता है मानसून फेलियर के कारण ऐसा हुआ हो या हो सकता है किसी दूसरे कारण से हो या नेचुरल कैलेमिटीज के कारण हो गया, तो जो पीपुल हैं वो सारे पीपुल को फीड कराने के लिए बफर स्टॉक को मेंटेन करके रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, द गवर्नमेंट यूजुअली मेंटेन्स ए बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स टू फीड द इंटायर पीपल इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर इन ए पार्टिकुलर ईयर, किसी खास साल में क्या हो गया कि क्रॉप फेलियर हो गया, तो इस कारण से उसको क्या करना है, पीपल को खिलाने के लिए बफर स्टॉक को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना कि एक टेक्निक है, ठीक है, टेक्निक कैसा होता है, एग्रीकल्चरल टेक्निक, जिसकी मदद से हम लोग एक न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स का डेवलपमेंट करते हैं। कैसे? तो बाय क्रॉस ब्रीडिंग, यानी कि टू डिफरेंट काइंड्स के जो टू डिफरेंट टाइप्स का जो टू डिफरेंट वेराइटीज का जो क्रॉप्स है ये दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग करा करके हम लोग एक नया वेराइटी का क्रॉस प्रोड्यूस करते हैं, उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ए टेक्निक विच इज यूज्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स बाय क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, इसी को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, लिख सकते हैं इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द नाइट्रोजन साइकिल, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल की एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन 78% है, लेकिन आपको पता है कि वो क्या होता है कि वो अनयूजफुल है फॉर लाइफ फॉर्म्स के लिए, यानी कि ना प्लांट और ना ही एनिमल्स उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए नाइट्रोजन को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो जाता है, इसके बाद में फिर से टोटल जो नाइट्रोजन का कंटेंट है पूरे इन्वायरमेंट में फिक्स रहता है, क्योंकि एक साइकिल में क्या करता रहता है, वो रिवॉल्व करते रहता है। इस कारण से हम बोलेंगे कि जो नाइट्रोजन का जो कंपाउंड का जो नाइट्रोजन या फिर उसके एलिमेंट्स के फॉर्म में या फिर कंपाउंड के फॉर्म में पूरी तरह से कांस्टेंट रहता है ड्यू टू नाइट्रोजन साइकिल। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस क्या है, ये आपको लिखना है यहाँ पे। देखेंगे
द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन साइकिल आर, क्या है कि सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, थर्ड वन इज अमोनिफिकेशन, फोर्थ वन इज नाइट्रिफिकेशन और फिफ्थ वन इज डीनाइट्रिफिकेशन। ये 5 स्टेप्स है, आपको ये 5 स्टेप्स याद रखने हैं। अब यहाँ पे आया व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे फर्स्ट स्टेप यहाँ था नाइट्रोजन फिक्सेशन, आप नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या समझते हैं? तो अभी मैंने बोला कि जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो बिल्कुल हमारे लिए अनयूजफुल है, यानी कि हम डायरेक्टली ये नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में उसको अपने बॉडी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्लांट्स जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, और नाइट्रोजन का बहुत जरूरी होता है प्रोटीन के सिंथेसिस करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इसको फिक्स करना पड़ता है। फिक्स करने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है गैस के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, तो एक कंपाउंड के फॉर्म में, ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। यहाँ पे देखेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग free nitrogen gas of atmosphere into nitrogen compounds, into 2 बार हो गया तो आप एक बार इसको into को कट कर दीजिएगा, ठीक है, into nitrogen compounds so that plants can absorb is called as nitrogen fixation। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन, यानी कि नाइट्रोजन एसिमिलेशन से आप क्या समझते हैं? तो जैसे प्लांट में वो नाइट्रोजन तो चला गया, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स किया गया, यानी कि फिक्स करने का मतलब कि नाइट्रोजन का कंपाउंड उसको बनाया गया और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो प्लांट क्या करेगा, उसका यूटिलाइज करेगा प्रोटीन के सिंथेसिस में, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब किया और उसका इस्तेमाल कर रहा है प्रोटीन के सिंथेसिस में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ही होता है यूटिलाइज करना, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कहने का मतलब नाइट्रेट के फॉर्म में, तो नाइट्रेट क्या होता है, तो NO3 के फॉर्म में अगर आपको मिलेगा कहीं पे तो उसको बोलते हैं नाइट्रेट, याद रखिएगा नाइट्रेट इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक का मतलब कि अभी ये किसी भी लिविंग चीज का पार्ट नहीं है, लिविंग थिंग्स का पार्ट नहीं है। तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड को कन्वर्ट करना है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी कि हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, सो दैट इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, एक हिस्सा बन जाता है, इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। इसी को हम लोग नाइट्रोजन एसिमिलेशन बोलते हैं। तो आप इसको नोट्स कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 क्वेश्चन है कि व्हाट इनेबल्स लेगुमिनस प्लांट्स टू फिक्स नाइट्रोजन, यानी कि लेगुमिनस प्लांट में ऐसा क्या चीज होता है जो उसको इस काबिल बनाता है कि तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। तो आप सब जानते हैं कि लेगुमिनस प्लांट्स का जो रूट का जो नोड्यूल्स होता है, यानी कि रूट में जो गांठें होती हैं, उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया इस काबिल है कि वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करके नाइट्रेट्स में ला सके और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स इनेबल देम टू फिक्स नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री किसको बोलते हैं? तो हमें फूड कहाँ से मिलता है, तो प्लांट्स से मिलता है। फूड ग्रेन्स, पल्सेस, मेडिसिन्स, स्पाइसेस, ऑयल्स, ये सारे किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। लेकिन एनिमल से भी हमें बहुत सारा फूड मिलता है, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गया, ये सब कहाँ से मिलते हैं, तो हमें एनिमल से मिलते हैं। जैसे ऊल की बात करें तो ऊल भी कहाँ से मिलता है, एनिमल से। कॉटन की बात करें, कॉटन तो हमें प्लांट से मिल जाता है। ऐसे ही ऊल एक कपड़ा है, उसका हम लोग फाइबर बोलते हैं, एनिमल फाइबर। ये कहाँ से मिलता है, तो हमें सीप से मिलता है। तो एनिमल से हमें बहुत सारी चीजें भी मिलती है, या फिर हो सकता है इसको अलग डोमेस्टिक यूज के लिए भी हम लोग एनिमल्स को अपने घरों में रियर करते हैं, या फार्म हाउस पे उसको रियर किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे द ब्रीडिंग का मतलब उनकी जनसंख्या को बढ़ाना, ब्रीडिंग, रियरिंग, फीडिंग एंड केयरिंग, उनको पालन पोषण करते हैं, फीड करते हैं, और इसके बाद उनका ध्यान भी रखते हैं, केयर करते हैं। ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स
फॉर फूड, भोजन के लिए, या फिर हो सकता है अदर यूजेस के लिए। एंड अदर यूजेस इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। तो ठीक है, इसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो ये आज जो है, ये आज का सेशन आज हम लोग यहीं खत्म करेंगे। और यहाँ आप ध्यान से समझिए एक बात को, क्या समझना है कि ये जो हमारा हुआ आज एमसीक्यू हुआ, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप 1 हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप 2 की बात करेंगे, और उसके नेक्स्ट भी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का बात करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को आप लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर भी कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।